नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है सच्चा प्यार वर्सेस आत्मसम्मान। इस कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। मेघना और काजल का झगड़ा बढ़ते देखकर शीला ने मधुर को फ़ोन लगा दिया। थोड़ी देर बाद घर के सारे मर्द घर पहुंच चुके थे। झगड़े का अंत ना होता देखकर गिरिराज चिल्लाकर बोला, शीला, सामान पैक करो। क्यों पापा जी? मेघना ने पूछा। क्योंकि तंग आ गया हूँ मैं तुम लोगों के रोज रोज के चूहे बिल्ली के खेल से। हर दिन किसी न किसी बात पर बहस झगड़े। 2 पल इस घर में सुकून का खाना नसीब नहीं हो रहा है। अरे और भी लोग पहले रहते हैं इस घर में, पर पहले कभी किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। और अब देखो, हर दिन एक नया तमाशा होता है। घर कम मंच ज़्यादा लगता है, जहाँ रोज़ कोई तमाशा चलता रहता है। घुटन सी होती है इस घर में। इसलिए अब मैंने तय कर लिया है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है। तो सामान पैक करो, सब के सब, क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तुम्हारे साथ। पर पापा, मधुर ने कुछ कहने की कोशिश करी तो गिरिराज से डपटते हुए बोले, तुम चाहते हो ना कि हम तुम्हारे साथ दिल्ली जाएं, तो हम दोनों तैयार हैं तुम्हारे साथ जाने के लिए। ये घर आपने कितने प्यार से बनाया था पापा। पिछले 2 साल में काम करने के अनुभव से उसे खुद की कमाई की कीमत समझ आ चुकी थी। इसलिए आज वो गिरिराज की भावनाएं समझ रहा था। जिस घर में मेरा परिवार सुखी नहीं रह सकता, तो उस घर में रहने से क्या फ़ायदा। और वैसे भी घर प्यार से बनते हैं, न कि ईंट और पत्थरों से। पर सब लोग सामान पैक करो, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। मम्मी जी चलिए, मम्मी पापा कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेघना की आवाज़ से शीला एक बार फिर से वर्तमान में लौट आई। तुम चलो, मैं आई, जल्दी आइएगा, कहकर मेघना तेजी से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई, जहां उसके मम्मी पापा बैठे गिरिराज और अंश से बातें कर रहे थे। एक ही शहर में रहने के बाद भी देखिए ना, गिरिराज जी से कितनी कम मुलाकातें हो पाती है। मेघना के पापा हंसराज जी ने कहा तो गिरिराज मुस्कुराकर बोले, यही तो खास बातें होती है बड़े शहरों की। यहाँ आपके पास इतनी व्यस्तता होती है कि घर में रहने वालों से भी कभी कभी मिल पाते हैं, तो रिश्तेदारों की तो बात ही छोड़ दीजिए। एकदम 100% सच्ची बात कही है आपने। कभी कभी तो परिवार वालों से मिले भी हफ्ते हफ्ते गुजर जाते हैं। बच्चे यूं ही अपने कमरे में बैठे रहते हैं, पर हम अपनी किताबों, ऑफिस के काम और टीवी में रह जाते हैं। आप लोग आज बात ही करते रहेंगे, कुछ नाश्ता भी करेंगी? मेघना ने उनकी बातों को बीच में रोकते हुए कहा। भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये मेरी ही मेघना है, जिसे पानी तक उबालना नहीं आता था, वो पकवान बनाने लगी। भाई कमाल हो गया। कहते हुए उन्होंने प्लेट में रखी कचौड़ी उठाई और मुंह में रख ली। भाई वाह मेघना, सच कहूँ तो इतना अच्छा खाना तो तुम्हारी माँ भी नहीं बनाती है। क्या कुछ भी बोलते हैं आप। मेघना की माँ शकुंतला जी उन्हें कोहनी मारते हुए बोली। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। अपनी पत्नी का बिगड़ा मिजाज देखकर हंसराज जी हंसकर बोले तो बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। लीजिए मम्मी जी आ गई हैं, मेघना ने अपने कमरे से निकलती शीला को देखकर कहा और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। नमस्ते समधी जी, समधन जी, शीला ने हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर कहा। तो हंसराज भी मुस्कुरा दिए, पर शकुंतला जी कुछ उखड़ी उखड़ी हो गई। दरअसल शकुंतला जी मेघना की शादी से बिल्कुल खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐसो आराम से पली मेघना शादी करके एक मध्यम वर्गीय परिवार में जाए। पर मेघना भी अपनी जिद की पक्की थी, इसलिए उसने अपने मम्मी के खिलाफ जाकर मधुर से शादी करके मेरठ चली आई और छोड़ दी एक चिट्ठी कि वो जहाँ पर भी जा रही है खुश रहेगी। अपनी बेटी के इस फैसले से शकुंतला जी को एक जोरदार झटका लगा, पर आखिर शकुंतला जी एक माँ थी और अपनी बेटी के आगे हार गई। जब उनसे अपनी बेटी की जुदाई नहीं सही गई, तो हंसराज के साथ मेरठ के लिए निकल गई। मधुर और गिरिराज से मिलकर उन्हें तसल्ली हुई कि उसने अपने लिए एक गलत घर नहीं चुना है। पर जब उन्हें शीला को देखा तो पहली बार में ही उसे घर की नौकरानी लगी थी। जब उन्हें ये पता चला कि वो घर की नौकरानी नहीं बल्कि मेघना की सास है, तो उसे अचरज हुआ था और साथ ही चिंता भी कि कहीं उन्हें शीला की वजह से अपनी हाई सोसाइटी में बातें ना सुननी पड़े। शकुंतला जी का डर जल्द ही सही भी साबित हुआ। जब गिरिराज का पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ, तो मेघना ने अपने जानने वालों को बुलाकर एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा ताकि शीला और गिरिराज यहाँ के लोगों से हिल मिल सके। पर शीला के डरे स्वभाव
के कारण वो लोगों से सही से बात नहीं कर पा रही थी, जिस पर लोगों ने शकुंतला जी पर कई कसीदे पड़े और उनकी अच्छी खासी इमेज की किरकिरी हो गई। और तभी से ही वो शीला से कटी कटी रहने लगी। हंसराज जी ने अपनी पत्नी को आंखें दिखाई तो वो धीरे से अनमने ढंग से मुस्कुरा दी और बोली, कैसी हैं आप शीला जी? जिस माँ की इतनी प्यारी बच्ची हो, वो माँ कैसी होगी? शीला जी ने मेघना के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। तो मेघना हंसकर बोली, मम्मी जी की तो आदत है हर जगह मेरी बड़ाई करने की। बड़ाई उन्हीं की जाती है जो उसके लायक होते हैं, और तुम तो सच में लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आई हो हमारे घर में। वो सच में मेघना जैसी बहू पाकर धन्य थी। बस बस, इतनी मीठी बातें आज के लिए बहुत हैं, वरना ज़्यादा हो गई तो पता चला मुझे भी शुगर हो जाएगी। वो हंसकर बोली तो शीला ने कहा, ऐसी बातें नहीं बोलते बेटा। ओह मम्मी, आप तो छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेती हैं, मेघना ने मुस्कुराकर कहा और शीला को चेयर पर बैठाती हुई बोली, आप लोग बैठकर बात कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे तुम बैठो बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा इतने दिनों बाद तुमसे मिलने आए हैं और तुम हो कि किचन में जा रही हो। यहाँ बैठकर उनसे आराम से बातें करो, चाय मैं देख लेती हूँ। शीला ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मम्मी जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी, अच्छा लगता है। वैसे भी एक संडे का ही तो दिन होता है जिस दिन मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाती हूँ, इसलिए आप बैठिए, मैं कर लूँगी। पर बेटा, शीला की बात अधूरी रह गई। जब शीला जी इतना कह रही है, बेटा तो रुक जाओ, हमारे साथ वैसे भी हम तो कभी कभी तुमसे मिलने आ पाते हैं। शकुंतला जी ने शीला की बात पूरी होने से पहले ही रुकने के लिए जोर देते हुए कहा, शकुंतला जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेटा, कभी कभी तो अपने मायके वालों से मिल पाती हो। चलो बैठकर इनसे बातें करो, आज का चाय नाश्ता मैं देख लेती हूँ। कहते हुए शीला ने मेघना को अपनी जगह पर बिठाया और खुद उठकर किचन में चली गई। माँ, क्या जरूरत है आपको हमारी घरेलू मामले में बोलने की? मेघना ने धीरे से मगर सख्त लहजे में पूछा। वो अपनी माँ को अच्छे से पहचानती थी कि उन्हें शीला एक फूटी आंख नहीं सुहाती थी। और तुझे क्या जरूरत है इस घर की नौकरानी बनने की? वो भी अपनी आवाज़ को मध्यम रखकर बोली। अक्सर एक बेटे से एक माँ की शिकायत होती है कि शादी के बाद उसका झुकाव अपनी बीवी के मायके की तरफ ज़्यादा हो गया है, और हर एक लड़की से हमेशा ही अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मायके का दामन छोड़ ससुराल की डोर थाम ले। अब जब मेघना ने अपने मायका की डोर छोड़ पूरी तरह से ससुराल की डोर थाम ली है, तब भी न जाने क्यों उसकी माँ के को एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है कि कैसे वो ऐसो आराम में पली उनकी बेटी इस छोटे से घर में एडजस्ट कर पा रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेघना सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए खुश होने का दिखावा कर रही है। खैर, इन सब में सबसे ज़्यादा चिढ़ तो उन्हें शीला से थी, क्योंकि उनकी बात जब अपनी बेटी से होती तो 100 में से 90 बातें शीला के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। जो बेटी जिसकी दुनिया एक वक्त में शकुंतला जी थी, उसे अब शीला के इर्द गिर्द घूमता देखकर उसका मन खट्टा हो जाता था। उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि जिस लड़की की ज़िंदगी अपनी माँ के चारों तरफ थी, उसे इतनी आसानी से कैसे उसकी जगह उस शीला को दे दी, जो उससे दूर दूर तक कहीं बराबरी में खड़ी नहीं होती। अपनी ही नकारात्मक सोच की वजह से धीरे धीरे शकुंतला जी के मन में ये डर बैठ गया, जैसे शीला उनकी बेटी छीनना चाहती हो। इसी डर के कारण और कुछ इसी वजह से शीला से वो हमेशा कटी कटी सी रहने लगी। मॉम, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप अपने साथ किटी पार्टी में मम्मी को भी ले जाया कीजिए। मम्मी जी वहाँ लोगों से मीटअप करेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, साथ ही उनका एटमॉस्फेयर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। सभी लोग हॉल में बैठे यूं ही गपशप कर रहे थे, तभी मेघना ने एकदम से कहा तो शकुंतला जी के चेहरे पर कई भाव आए और गए। अरे मॉम, इतना क्या सोच रही हैं, ले जाइए ना मम्मी जी को भी अपने साथ। मैं तो कहती हूँ सिर्फ किटी पार्टी में ही क्यों, आप इन्हें अपनी सोशल ग्रुप में भी ले जाइए। मेघना ने शीला की तरफ एक स्माइल उछालते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मेघना? याद है ना पिछली बार एक छोटे से गेट टुगेदर में कितना एम्ब्रेसमेंट हुआ था मुझे इनकी वजह से? अब तुम चाहती हो कि मैंने अपने सोशल ग्रुप में इन्हें ले जाऊं? लाइक सीरियस? वो जब से आई थी तब से मेघना के मुंह से बार बार शीला का नाम सुनकर उनका मुंह कड़वा हो गया था। मॉम, मेघना दबी सी आवाज़ में चीखी। क्या मॉम, सच कह रही हूँ मैं, ये कहीं भी जाने लायक नहीं है, क्योंकि ये जहाँ भी जाएंगी सिर्फ हमारी एम्ब्रेसमेंट ही करेंगी। इससे तो अच्छा है कि इन्हें इसी घर में रखो, ये इसी के लिए बनी है, इन्हें इसी चारदीवारी के अंदर कैद रहने के लिए।
शकुंतला जी ने तेज आवाज में कहा तो सभी का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। मॉम, आप शायद भूल गई हैं कि आप मेरे ही घर में खड़ी हैं और आपको अपने घर में किसी के भी खिलाफ अनाप शनाप कहने का हक नहीं देती हूँ। उसने सिर्फ शीला को माँ कहा नहीं था, बल्कि पूरे दिल से उसे माँ माना था और वो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी, फिर चाहे सामने खुद उसकी जन्म देने वाली माँ ही क्यों ना हो। कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मैं, सही कह रही हूँ। तुम्हें पता है कि किन लोगों को दबाया जाता है? दबाया हमेशा उन्हीं लोगों को जाता है जो आसानी से दब जाते हैं। जो विद्रोही होते हैं ना, वह खुद उठ खड़े होते हैं। पर तुम्हारी प्यारी मम्मी एक दब्बू किस्म की औरत है जो आज तक दबती चली आ रही है। तो तुम उसके लिए सबसे लड़ना बंद करो, क्योंकि जो औरत आज तक अपने पति का प्यार ना पा सकी, वो और कुछ क्या ही करेगी। पता नहीं क्या जादू कर दिया इन्होंने तुम्हारे ऊपर कि पूरा वक्त इन्हीं का नाम जपती रहती हो। अपनी खुद की माँ को भूल ही गई हो। वो अपनी बेटी की खुद से जुदा होता देखकर झुंझला उठी थी। मॉम, आप मेघना आगे कुछ कह पाती कि उससे पहले ही हंसराज ने शकुंतला जी का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए बोले, चलो घर, देर हो रही है। शकुंतला जी हैरानी से उनका मुंह ताकने लगी, क्योंकि आज से पहले कभी भी उन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। शकुंतला, वो ठंडे मगर कठोर लहजे में बोले तो शकुंतला जी ठंडी पड़ गई। हंसराज जी शर्मिंदा होकर वहाँ से विदा लेकर निकल गए। मम्मी जी, आई एम सॉरी। आपको तो पता है ना कि मॉम थोड़ी सी आगे मेघना से कुछ कहते ही नहीं बन पा रहा था, क्योंकि शकुंतला जी चाहे जैसी भी इंसान हो, पर आखिर थी तो उसकी माँ ही, जिनके खिलाफ उसके मुंह से चाह कर भी अब सब नहीं निकल पा रहे थे। कुछ गलत नहीं कहा बेटा उन्हें, मैं हूँ ही ऐसी। मुझे आदत हो चुकी है इस चार दीवारी के अंदर रहने की। तो बेकार ही किसी को तुम परेशान मत करो। घर के चारों तरफ नज़रें घुमाकर अब ये घर ही मेरी दुनिया है। तो तुम दोनों ही बंद कर दो अपनी कोशिशें, क्योंकि मैं इसी में खुश हूँ। शीला के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान खिली हुई थी। मेरा थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, मैं कमरे में जा रही हूँ, कहकर शीला वहाँ से चली गई। मधुर, आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मॉम इस तरीके से रिएक्ट कर जाएंगी। मधुर के सीने पर सिर रखे मेघना ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो तुम माफ़ी मत मांगो। वो उनके बालों को धीरे से सहलाते हुए बोला, पर मेरी मॉम ने उनका दिल दुखाया है। वो सच में बहुत दुखी थी, पर इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना, तो तुम बुरा फील मत करो। वो जानता था कि आज जो कुछ भी हुआ वो गलत है, पर इसमें मेघना की तो कोई गलती नहीं थी। चलो, अब ज़्यादा मत सोचो, बहुत रात हो रही है, सो जाओ। वो धीरे धीरे उसका सिर सहलाते हुए बोला, पर उसका खुद का दिल अजीब सा हो गया था। वह शीला को एक नर्क से तो निकाल लाया था, पर क्या वो उसे एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि वो जो ज़िंदगी पहले जी रही थी, आज भी तो वही ज़िंदगी जी रही थी। क्या बदलाव आया है उसकी ज़िंदगी में? कुछ भी तो नहीं। पहले उस घर के लोग उसे हर काम दुत्कार कर करवाते थे, और आज प्यार से। उसकी स्थिति तो आज भी वही तटस्थ है जो पहले थी। तो क्या बदलाव कर पाया वो? कुछ भी तो नहीं। यह सब बातें मधुर के दिमाग में घूमती रही और नींद आंखों से गुम हो चुकी थी। उसने इतना कुछ सोचा था अपनी माँ के लिए, पर कर कुछ भी नहीं पाया था। आज उसे खुद पर ही अफसोस हो रहा था कि वो खुद की ज़िंदगी में ऐसा उलझ गया कि खुद से ही किए गए वादे को भूल गया था। अरे बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आज मोम की बहुत ज़रूरी प्रेजेंटेशन है, इसलिए वो तुम्हारे एनुअल फंक्शन में नहीं आ पाएगी। मेघना ने मुंह फुलाए हुए वंश से कहा, आप हर बार यही कहती है मोम। आप एक बार भी मेरे किसी भी एनुअल फंक्शन में शामिल नहीं हुई है। वो खास नाराज होते हुए बोला, बेटा प्लीज़ इस बार समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन में आऊँगी। इस बार तुम एक काम करो, अपने साथ अपनी मम्मा को लेकर जाओ। मेघना ने उसे सुझाव दिया तो वो तुरंत ही मुंह बनाकर बोला, नो मॉम, मैं मम्मा को वहाँ लेकर नहीं जाऊँगा। आपको पता है ना, उनकी वजह से मेरी लास्ट टाइम एनुअल फंक्शन में कितनी बेइज्जती हुई थी। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। दरअसल पिछली बार वंश ने ड्रामा में भाग लिया था, जिसमें सभी पेरेंट्स को अगर उनके बच्चे लाइंस भूलते हैं तो उन्हें नरेट याद करनी थी। अब लाइनें लिखी हुई थी अंग्रेजी में, जो शीला के सर के ऊपर से गुजर रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई, और जिस वजह से उस एनुअल फंक्शन में वंश की इज्जत की बड़ी किरकिरी हुई थी।
और उसके दोस्तों ने बड़े ठहाके लगाकर उसका मजाक उड़ाया, जिस वजह से इस बार वो ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। अरे बेटा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे मम्मा को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए पिछली बार गड़बड़ हो गई। पर तुम इतनी सी बात के लिए नाराज़ क्यों हो रहे हो? और वैसे भी इस बार तो तुमने डांस में पार्टिसिपेट किया, तो लाइंस की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। उसने अपने बेटे को मनाते हुए कहा। नो मॉम, मेरे फ्रेंड्स को सब याद है। अगर मैं मम्मा को लेकर गया तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे और मम्मा के बारे में गंदा गंदा बोलते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसने मुंह बनाया। आज मैं स्कूल तभी जाऊंगा जब आप या डैड में से कोई भी मेरे साथ जाएगा, वरना मुझे स्कूल ही नहीं जाना है। छोटे से वंश ने मुंह बनाकर कहा और तेजी से अपने रूम की तरफ दौड़ गया। मेघना अफसोस से अपना सिर हिलाकर रह गई। ठीक ही तो कह रहा था वो मेघना। बेटा, मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर? वैसे भी मुझे उनकी किटर पिटर समझ आती नहीं। एक काम करो ना, तुम अपनी मीटिंग कैसे भी करके छोड़ थोड़ा सा आगे पीछे करके चली जाओ, थोड़ी देर के लिए उसके फंक्शन में, उसे अच्छा लगेगा। अपने पोते की बातें उसके दिल में सूल की तरह चुभ रही थी और उसका बुझा सा चेहरा उसे एक आंख नहीं सुहा रहा था। मम्मी जी, मैं कोशिश कर चुकी हूँ, पर सीरियसली ये पॉसिबल नहीं है। क्या करूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेघना वहीं अपने सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गई। मेघना, तुम्हारी इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है। तुम एक काम करो, तुम ऑफिस आओ। आज मैं ऑफ लेकर वंश के साथ स्कूल चला जाता हूँ। मधुर ने धीरे से कंधे पर हाथ रखकर कहा तो उसने शुक्रिया अदा की और अपनी पलकें झुका दी। अरे बेटा, आप तो खुश हो जाओ। आप तो तुम्हारे साथ डैड चल रहे हैं ना आज एनुअल फंक्शन में। हम दोनों खूब एंजॉय करेंगे वहाँ। मधुर ने अपने छोटे से शहजादे को मनाते हुए कहा। रियली डैड? उसकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। यस माय सन, उसने धीरे से उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा। ओह नो डैडा, कितनी मुश्किल से ये हेयर स्टाइल बनाया था। उसने अजीब सा मुंह बनाकर अपने बालों को सही करते हुए कहा। अच्छा जी, अभी बताता हूँ आपको, कहते हुए मधुर ने वंश को अपनी बाहों में समेट उसे गुदगुदी करना शुरू किया तो वो हंस हंस कर लोटपोट होने लगा था। चलो जल्दी स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, आज डैडा भी देखें कि उनका सन कितना अच्छा परफॉर्म करता है। उसने उसे सही से खड़ा करते हुए कहा। गिव मी 2 मिनट डैडा, कहकर वंश जल्दी से वॉशरूम में घुस गया। मधुर बाहर से जितना शांत नजर आ रहा था, अंदर से अंदर ही अंदर उसके खलबली मची हुई थी। आज उसने अपने बेटे में अपने पिता की छवि देखी थी। हमेशा उसके पिता भी उसकी माँ को ऐसे ही हर समय नीचा दिखाया करते थे और कभी कहीं भूले भटके कोई शीला के साथ उन्हें बुला भी ले तो वहाँ जाकर साफ इनकार कर देते, ये कहकर कि वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। आज वही छवि अपने बेटे में देख उसका मन अजीब सा हो गया था। वो अपने पिता की सोच तो नहीं बदल पाया, पर हाँ, अपने बेटे की सोच बदल सकता है। अरे बदल सकता है क्या, वो बदल के रहेगा। उसने अपने मन में निश्चय किया और फिर वंश के कमरे से निकलकर शीला के कमरे की तरफ चला गया। शीला बाहर से देखने में जितनी शांत लग रही थी, अंदर उसके उतना ही तूफान चल रहे थे। जीवन में शुरू से उसे केवल तिरस्कार दुत्कार ही तो नसीब हुआ था। जन्म लिया तो पिता ने लड़की होने का दुत्कार दिया, पढ़ी लिखी और सुंदर ना होने से पति ने उसका तिरस्कार किया, और आज जो उससे सबसे करीब था उसने भी उसे दुत्कार दिया था। अरे बेटा, मम्मा को इंग्लिश नहीं आती है ना? मेघना के कहे ये आम से शब्द जो उसने अपने बच्चे को मनाने के लिए यूं ही इस्तेमाल किए थे, पर वो शब्द शीला के कानों में गर्म लावे की तरह पड़ रही थी। शक्ल देखी तुमने अपनी? तुम कहीं भी हो, मेरे बराबर में खड़ी होने लायक नहीं हो। ना शक्ल है ना अक्ल है। पता नहीं किस गंवार देहाती ने मेरे पल्ले लाकर बांध दिया। उस दिन बड़ी हिम्मत करके शीला ने कहीं जाने के लिए उसे विनती लगाई थी और उसने यही कठोरता भरे शब्द कहकर बड़ी आसानी से उसे दुत्कार दिया था। जब मैं आपके लायक ही नहीं तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? क्यों इस बेजान रिश्ते में आपने हम दोनों को बांधा हुआ है? उस दिन बड़ी हिम्मत करके उसने पहली बार उसे सवाल पूछा था। मजबूरी हो तुम मेरी, या कहूँ तो तुम मेरे गले में अटकी हुई वह हड्डी हो जिसे मैं ना चाह कर भी निगल पा रहा हूँ और ना ही उगल पा रहा हूँ। उसने सीधा उसके आत्मसम्मान पर वार किया जो शीला के दिल को चीरता हुआ चला गया था। जब आपको मुझसे प्यार नहीं है और ना ही कोई लगाव है तो क्यों हर रात को मेरे पास चले आते हैं? अपने आत्मसम्मान पर लगा घाव वो सह नहीं पाई। उसकी गूंगी जबान आज बोल गई थी।
पत्नी हो तुम मेरी, उसने ठड़ेपन से कहा। जिस समाज में हम रहते हैं, यहाँ पर अगर किसी के ऊपर किसी की पत्नी होने का तमगा लग जाता है तो उस एक पुरुष को वह आज़ादी मिल जाती है कि वह अपनी पत्नी के साथ कुछ भी कर सकता है। और यही सोच बचपन से उसके दिमाग में भी भरी हुई थी। तभी तो उसने बड़े आसानी से ये 4 शब्द कह दिए थे, पत्नी हो तुम मेरी। पत्नी शब्द सुनकर शीला मन ही मन मुस्कुराई और व्यंग से बोली, क्या पत्नी सिर्फ पति के शरीर की प्यास बुझाने के लिए होती है? शीला, उसने दांत किटकिटाकर जोर से उसका नाम पुकारा और इस सवाल का चिढ़ और अपमान या कहें कि दोष का जवाब उसने शीला के मासूम से चेहरे को दिया, जिस पर उसकी हाथ की 5 उंगलियां छप चुकी थी। जितनी तुम्हारी औकात है इस घर में, उतनी ही जबान चलाओ, वरना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक होगा। उसने दांत पीसते हुए शीला की बाह पकड़ते हुए गुस्से में कहा और लंबे लंबे डग भरते हुए कमरे से निकल गया। मम्मा, मधुर की आवाज़ ने उसे वर्तमान में ला पटका। उसने झट से अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी नम आंखों को पोंछा और हल्के से मुस्कुराकर बोली, आओ ना बेटा, वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़े हो? क्या हुआ? कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। वो उसके बराबर में बैठा हुआ बोला। कुछ भी तो नहीं हुआ, शीला नज़रें चुराती हुई बोली। आपको पता है आपके अंदर की सबसे बड़ी खूबी क्या है? कहते हुए वह मुस्कुरा रहा था और शीला उसे अचरज से देख रही थी। आज से पहले कभी किसी ने उसे उसकी खूबी के बारे में बताया ही नहीं था। उसे तो बस हमेशा कमज़ोर, आलसी, मूर्ख और न जाने किन किन कमियों से नवाजा गया था। अब तो उसे लगने लगा था कि उसके अंदर कोई खूबी ही नहीं है। पर आज ये मधुर ने क्या कह दिया? शीला के चेहरे पर उलझन देखकर मधुर शीला का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, आपके अंदर सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप हमेशा सबका भला चाहती हैं। पर अब बस बहुत हुआ सबका भला। बहुत जी लिया आप सबकी इच्छा के अनुसार। अब आपका खुद के लिए खड़े होने का वक्त आ चुका है। पहले नानी जी के डर से आपने एक बेमेल शादी कर ली, फिर समाज और परिवार की इज्जत के डर से इस शादी को निभाने पर मजबूर हो गई, फिर मेरी वजह से मजबूर हो गई। आपने हमेशा दूसरों के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी के फैसले लिए हैं, पर अब वक्त आ चुका है अपने बारे में सोचने का। जो हक आपको नहीं मिला उन्हें हासिल करने का। वो गंभीरता से बोला तो शीला मन ही मन मुस्कुराई। कुछ साल पहले भी उसने इतनी ही गंभीरता से कुछ बातें कही थी, पर पूरी कितनी बातें हुई थी? ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं करी, उसने तो अपनी तरफ से जी जान लगा दी थी। पर फिर कुछ वक्त बाद उसका खुद की ज़िंदगी ऐसी उलझी, उसी में उलझ कर रह गया। या फिर वह भी दूसरे मर्दों के जैसे ही सिर्फ उसे बातों से फुला रहा था। आखिर आज तक उसकी ज़िंदगी में जितने भी मर्द थे, वो सब मतलबी और स्वार्थी ही तो थे। आई एम सॉरी मिस्टर मधुर। क्या कहा आपने? किसका एडमिशन चाहिए? सॉरी, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया, प्रिंसिपल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आपने कुछ भी गलत नहीं सुना है प्रिंसिपल सर। मैं यहाँ पर अपनी मदर का एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ। मधुर ने एक एक शब्द आराम से प्रिंसिपल की आंखों में आंखें डालकर कहा। इस उम्र में स्कूल में एडमिशन? प्रिंसिपल ने हैरानी से पूछा। जी, वो सहजता से बोला। अरे इस उम्र में क्या ज़रूरत आन पड़ी? और इस उम्र में स्कूल आना जाना शोभा भी नहीं देता है, प्रिंसिपल ने अपनी बड़ी सी तोंद को सहलाते हुए बोला। हैरानी हो रही है मुझे आपकी बात सुनकर प्रिंसिपल सर। स्कूल में ही हमें सिखाया जाता है ना कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। यह तो दोगली बातें हुई ना सर, उसने सहजता से जवाब दिया। तो प्रिंसिपल का मुंह अजीब सा हो गया। खैर, मुझे आपसे नैतिक और अनैतिक बातों पर बहस करने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, और ना ही मैं आपसे यह सारी बातें करने आया हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मेरी मदर का एडमिशन आपके स्कूल में होगा या नहीं? वह सीधा मुद्दे पर आते हुए बोला। उसने ये बीड़ा उठा लिया था कि जिस जंग की नींव उसने बहुत सालों पहले रखी थी, अब उस जंग को अंजाम तक पहुंचाना ही था। मिस्टर मधुर, मैं आपकी बातें समझता हूँ और आपका कंसर्न भी समझता हूँ, पर इस उम्र में बच्चों के साथ बैठना उनके लिए थोड़ा अटपटा हो जाएगा। और बच्चों के साथ भी और वैसे भी सीनियर सिटीजन के लिए अलग स्कूल होते हैं, वहाँ पर जाइए ना आप। वो खुद को संभालते हुए सहजता से बोले। मुझे पता है सीनियर सिटीजन के लिए अलग से स्कूल होते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी मदर इसी स्कूल में पढ़े, वह दृढ़ता से बोला। इसकी कोई ख़ास वजह? प्रिंसिपल ने दिलचस्पी से पूछा। आपका स्कूल शहर का नंबर 1 स्कूल है, इसलिए, वो प्रत्यक्ष रूप से बोला और मन ही मन किसी को दर्पण भी दिखाना चाहता था।
हम हमारे स्कूल में ऐसी कैसे इसका एडमिशन ले सकते हैं मिस्टर मधुर? आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रिंसिपल उलझा उलझा हुआ सा बोला। उनका स्कूल शहर का नामी गिरामी स्कूल था। वो प्रत्यक्ष रूप से ना करके अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डाल सकता था और ना ही कोई ऐसी हरकत कर सकता था जिसकी वजह से उनकी मार्केट वैल्यू जरा सी भी गिरे। क्यों नहीं ले सकते आप इनका एडमिशन? प्रॉब्लम क्या है आपको? टेस्ट लेना है ना? लीजिए। कोई और फॉर्मेलिटी है तो मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। उसके चेहरे पर अजीब ही जुनूनी रंग उतर आया था। मिस्टर माधुर, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ अपने बेस पर इनका एडमिशन नहीं कर सकता हूँ। ये स्पेशल केस है, इसके लिए मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करनी होगी। उसने बात संभालने की कोशिश करी। जी बिल्कुल कीजिए, वो मुस्कुराकर बोले। एक्सक्यूज़ मी कहकर प्रिंसिपल अपना फ़ोन लेकर साइड में चला गया। आज तक मैं आपकी हर बदतमीजियाँ बर्दाश्त करता रहा, पर अब आपको सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इंसान जब तक दबता है लोग उसे उतना ही दबाते चले जाते हैं। बहुत मजाक उड़ाती है ना आप मेरी माँ का, तो आप देखिए कि कैसे वो आप ही के स्कूल में पढ़कर इतनी काबिल बनेगी कि आपके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देगी। सोचते हुए वो मन ही मन मुस्कुराया। दरअसल इस स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक मिसेस शकुंतला भी थी, जिनकी हर संभव कोशिश यह रहती थी कि कैसे भी करके शीला को सबकी नज़रों में गिराया जाए। पहले पहले मधुर को लगा कि शायद अपनी बेटी को शीला के करीब जाता देख वो इनसिक्योर हो रही है और इसलिए ऐसा करती है। वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। पर शकुंतला जी वक्त के साथ अपना लिहाज भी खोती जा रही थी। वो ये सब एक बार में सह भी लेता, पर जब उसने शकुंतला जी को अंश को भड़काते हुए सुना तो उसका दिमाग भन बना उठा। इधर मधुर के बगल वाली कुर्सी पर बैठी शीला अपने ही विचारों में गुम थी। उसके कानों में कुछ दिन पहले मधुर द्वारा कही गई बातें गूंज रही थी। मम्मा, जंग चाहे बड़ी हो या छोटी, पर बिना लड़े कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर आप हारेंगे तो आपके पास तजुर्बा आएगा और जीतेंगे तो और आगे बढ़ने का हौसला। दोनों ही परिस्थितियों में आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। जिंदगी के 4 दिन बचे हैं मेरे पास, अब क्या फ़ायदा इस लड़ाई का? वो निराश होकर बोली। इस गिलास में क्या है मम्मा? उसने टेबल पर रखे पानी के गिलास की तरफ इशारा करके पूछा। पानी, वो अचरज से बोली। कितना? उसने मुस्कुराकर पूछा। आधा गिलास पानी, वो असमझ से बोली। ये गिलास तो आधा खाली भी है, तो आपने आधा गिलास खाली क्यों नहीं कहा? उसने आराम से पूछा। जो नहीं है उससे अच्छा है कि जो है हमें वो बताना चाहिए। यही तो मैं भी कह रहा हूँ माँ। जो बीत गया वो चला गया, पर अब जितनी भी ज़िंदगी बची है वो किसी से दबकर नहीं बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीनी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और जुनून था, पर बेटा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? ये क्या नया शुरू करने जा रहे हो तुम दोनों माँ बेटे मिलकर? गिरिराज ने दांत पीसते हुए गुस्से से तमतमाए चेहरे के साथ पूछा। कुछ देर पहले ही उन्हें उनकी शुभ चिंतक शकुंतला जी ने कॉल करके शीला के स्कूल में एडमिशन लेने वाली बात को नमक मिर्च लगाकर परोसा था। पापा, इस बारे में आराम से कल सुबह बात करते हैं, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ और माँ को भी आराम की ज़रूरत है, वो भी थकी हुई हैं। मधुर ने वंश को देखते हुए कहा, जो गिरिराज की तेज आवाज़ सुनकर सहम गया था। इसे कोई आराम की ज़रूरत नहीं है। इसे तो अब बुढ़ापे में जवानी चढ़ी है ना। पढ़ना है, स्कूल जाना है, फिर कॉलेज जाना होगा, उसके बाद नौकरी भी करनी होगी। फिर उस उम्र में इसे कहाँ थकान हो गई? गिरिराज ने दांत पीसते हुए कहा। पापा, वंश यहीं पर खड़ा है। मैं नहीं चाहता कि छोटे बच्चे के सामने कोई तमाशा हो, तो प्लीज़ हम सुबह बात करते हैं। मधुर ने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा। तुम दोनों माँ बेटी दुनिया में ढोल पीट पीट कर हमारी इज्जत का तमाशा करो और इस घर के लोगों को खबर तक ना हो। वंश इस घर का बेटा और इतना ही छोटा नहीं है जो तुम्हारी बातों को ना समझे। आखिर अब उसे भी तो पता चलना चाहिए कि तुम दोनों मिलकर क्या कर रहे हो। गिरिराज ने क्रोध से कहा। ऐसा क्या कर दिया हमने जिसमें आपकी इज्जत का तमाशा बना जा रहा है? मधुर का सब्र अब टूटने लगा था। मधुर का सब्र जाता देख शीला ने जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रख गर्दन ना में हिलाई। मधुर उसका हाथ झटक कर बोला, आप मुझे बात कर लेने दीजिए मम्मा। आखिर मैं भी तो जानूं कि हमने ऐसा क्या कर दिया जिससे इनकी इज्जत का तमाशा बन गया है।
गिरिराज की तरफ मुखातिब होते हुए, बताइए, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे आपकी इज्जत पर धब्बा लग गया? यह हमारी इज्जत का तमाशा ही तो है। जिस उम्र में भगवान की आराधना करनी चाहिए, उस उम्र में ये छोटे बच्चों के साथ बैग और गले में पानी की बोतल लटकाकर स्कूल जाएगी। सोचा है तुमने कि 4 लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? मधुर का गुस्सा देख उनका लहजा कुछ नरम पड़ चुका था। मम्मा के स्कूल जाकर पढ़ने के फैसले से आपकी इज्जत का तमाशा बनेगा। वो व्यंग से हंसा। और जब आपने इन्हें अपने ही घर में एक बंधुआ मजदूर की तरह बांध रखा था, तब क्यों आपकी इज्जत पर कोई आँच नहीं आई? जब आपके घर वालों ने इन पर अत्याचार किया, तब किन्हीं 4 लोगों की कही बातों से आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगी, तो आज क्या हो गया है? जब आपने इनके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करी, जब आपने मेरी माँ को पत्नी का प्यार। मधुर अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही गिरिराज ने उसका नाम चीखते हुए अपना हाथ उठाया, पर उसने अपने हाथ को हवा में ही रोक लिया। मधुर, आज तक मुझे लगता था कि तुम अपनी माँ की हिमायती हो, पर आज मुझे लग रहा है कि तुम अपनी माँ के पल्लू से इस तरह से बंधे हो कि आज तुमने अपने बाप बेटे के रिश्ते की भी मर्यादा लांघ दी। गिरिराज ने अपना हाथ वापस खींचते हुए गुस्से में तमतमाकर कहा, बाप बेटे के रिश्ते की मर्यादा मैं कभी नहीं लांघता पापा। अगर आपने मेरी माँ को उनके सारे अधिकारों के साथ नवाजा होता, वो भी जबान का खरा था, तो तुम मुझ पर यह लांछन लगा रहे हो कि मैंने तुम्हारी माँ को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। मैंने इसे अपने घर की बहू होने के सुख नहीं दिया या अपनी पत्नी होने का। अपने बेटे के मुंह से प्रत्यक्ष रूप से लगाए लांछन से उसके अहंकार को गहरी चोट लगी थी। आज से पहले किसी ने भी उसे प्रत्यक्ष रूप से कोई सवाल नहीं किया था। मुझसे ज़्यादा आप अपने रिश्ते के बारे में जानते हैं पापा। मैं आपके रिश्ते का बखान करूं, यह मुझे शोभा नहीं देता। मधुर माता पिता और बच्चों के बीच बनी मर्यादा की झिन्नी सी दीवार को नहीं तोड़ना चाहता था। जब आज तुमने मुझ पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा ही दिया है, तो तुझे उसका साफ शब्दों में बखान करते हुए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो कठोरता से बोले, पापा, आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। कल सुबह बात करते हैं। अपनी बात कहकर मधुर अपने कमरे की तरफ बढ़ने को हुआ कि गिरिराज की आवाज़ सुन उसके कदम ठिठक गए। तुम दोनों माँ बेटे को जो घुट्टी पड़नी है वो घर में पढ़ो, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, पर मैं अपनी इज्जत का तमाशा बाहर होते नहीं देख सकता हूँ। वो सख्ती से बोला, अगर किसी के पढ़ने से, किसी के स्कूल जाने से आपकी इज्जत का तमाशा बनता है तो माफ़ कीजिएगा पापा, आपकी इज्जत का दायरा बहुत छोटा है। मधुर, वो दबी जुबान में चीखी, आराम कीजिए पापा, वरना तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। और रही बात माँ के स्कूल जाने की, वह तो वो जाकर रहेंगी, उसने दृढ़ता भरी आवाज़ में कहा और आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद वो रुका और शीला की तरफ देखकर बोला, जाइए मम्मा, आप भी आराम कीजिए। कल से आपके एडमिशन की तैयारी करनी है। 2 हफ्ते बाद आपका टेस्ट है। शीला हल्के से अपनी गर्दन हिला कमरे में चली गई। शीला हमेशा से पारिवारिक कलेश से बचना चाहती थी और उसकी किस्मत में ऐसा पारिवारिक कलेश आया कि उसमें वह सही हो या गलत, उसे कहने को कोई हक ही नहीं था। वह आदत उसकी ऐसी बनी कि आज भी वो ऐसी परिस्थिति में एक मौन धारण कर लेती थी, जो अब उसकी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा हो गया था। अगर तुम मेरे बेटे हो ना, तो मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं भी देखता हूँ शीला स्कूल कैसे जाती है। गिरिराज खुद से बड़बड़ाया और सिर झटक कर धम से सोफे पर पसर गया। मधुर की बातों ने उसकी पुरुषत्व पर गहरी चोट पहुंचाई थी। मेघना, आई एम रियली सॉरी यार। आज जो कुछ भी। वंश के सिर पर हाथ फेरती हुई मेघना के हाथ रुक गए। उसने झिलमिलाती आंखों के साथ मधुर को देखा और शिकायती लहजे में बोली, मधुर, तुम्हें इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे बात जरूर करनी चाहिए थी। मेरी राय नहीं जाननी चाहिए थी तुम्हें? मेघना, वो हैरान रह गया। मुझे लगा था तुम मेरे फैसले पर मेरा साथ दोगी। ना चाहते हुए भी उसके मुंह से शिकायत निकल गई। मधुर, मैं तुम्हारे साथ आज भी हर फैसले में हूँ, पर एक बार तुम मुझे बता सकते थे ये फैसला लेने से पहले। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं अपनी माँ को हैंडल कर लेती ना। फिर आज इस तरीके से उनकी वजह से इतना तमाशा ना होता घर में। वो अपनी माँ की वजह से बहुत शर्मिंदा थी। मेघना, उसने कस कर उसे अपने सीने से लगा लिया। आई एम सॉरी मधुर। आई नो मेरी मोम मम्मी जी की इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है, पर मैं क्या करूं मधुर। वो मेरे लाख समझाने के बाद भी नहीं मानती।
आज तो उन्होंने हद ही कर दी। पापा जी को न जाने क्या-क्या बातें कह डाली। वो इस तरह से गुस्से से बिलबिला उठे, कहते-कहते उसका गला भर आया और वो उसके सीने से लग सिसकने लगी। यार प्लीज़ चुप हो जाओ, क्योंकि अगर तुम रोती रही तो मेरी टी-शर्ट भीग जाएगी। वो हँसता हुआ बोला, तो उसके सीने पर मुक्के जमाते हुए बोली, बैड जोक। पर देखो मेरा बैड जोक तुम पर असर कर रहा है। वो उसके चेहरे पर मुस्कान की रेखा देखकर बोला। मधुर, वो अपनी मुस्कान दबाकर बोली। बोलिए बेगम साहिबा। वो प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला। सॉरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सो चिल। अब ये सोचो कि जो मम्मा का साथ किताबों से छूटा था वो फिर से कैसे जोड़ेंगे। वो उसके बालों से खेलता हुआ बोला। मधुर की आवाज़ बदलने की कला पर वो मुस्कुराई हुई बोली, हम दोनों हैं ना, जो छूटा है उसे फिर से जोड़ देंगे। थैंक यू मेघना, मुझे समझने के लिए, हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। वो उसकी हथेली में अपनी हथेली फंसाता हुआ बोला, फिर तो मुझे भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। वो मुस्कुराई। सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल से अपने नए मिशन पर लगना है। उसने धीरे धीरे उसके सिर को सहलाते हुए कहा। तो उसने उसके सीने पर सिर रखकर अपनी आंखें मूंद ली। मधुर ने बारी बारी से मेघना और वंश के माथे पर प्रेम अंकित किया और आंखें मूंद ली। अगली सुबह से मेघना और मधुर ने एक टाइम टेबल बना लिया कि सुबह मधुर लेट जाता है तो सुबह के समय वो शीला को पढ़ाया करेगा और शाम को मेघना जल्दी आ जाती है तो वो उसे पढ़ाया करेगी। सुबह मेघना के ऑफिस जाने के बाद मधुर शीला को अपने साथ पकड़कर हॉल में ले आया और कुछ किताबें और कॉपियाँ उनके हाथों में थमा दी। ये क्या है मधुर? वो कुछ उलझी हुई सी बोली। आपके लिए कुछ किताबें और कॉपियाँ हैं, वो बैठता हुआ बोला। पर इसकी क्या ज़रूरत थी? वो वंश की पुरानी किताबों से कर लेती ना। जब ज़िंदगी नई करवट ले रही है, तो पुरानी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। उसने 2 पल रुककर शीला का चेहरा देखा और बोला, चलिए, अब ज़्यादा मत सोचिए और शुरू हो जाइए, सिर्फ 20 दिन है हमारे पास। कहकर उसने गणित की किताब शीला के हाथों में थमा दी और उसे बेसिक से शुरू कर समझाना शुरू कर दिया। गिरिराज घूमते हुए हॉल की तरफ आया, तो शीला को पढ़ता देख उसकी आंखें सिकुड़ गई। आज इस घर में मुझे चाय मिलेगी या सिर्फ ये पोथी पात्रा ही देखना नसीब होगा। वो जानबूझकर तेज आवाज में बोला, मधुर बेटा, मैं ये बाद में करती हूँ, अभी तेरे पापा मांग रहे हैं वो देकर आती हूँ। शीला ने अपनी जगह से जल्दी से उठकर कहा, आप बैठकर ये करिए, चाय विमला काकी बना देगी। मधुर शीला को जबरदस्ती वापस अपनी जगह पर बिठाकर घर के काम करने वाली विमला से कहा, जी भाई मैं अभी लाई। कहकर वो किचन की तरफ लपकी। घर के नौकर के हाथ की बनी चाय नहीं चाहिए मुझे। वो एक नज़र शीला को घूर कर बोला। मैं शीला वापस से खड़ी हुई तो मधुर उसका हाथ पकड़ उसे बिठाते हुए बोला, मैं बना कर लाता हूँ। कहकर वो किचन की तरफ चला गया। गिरिराज सिर्फ उसकी पीठ को घूरता रह गया। गिरिराज कुछ देर तक उसकी पीठ को घूरता रहा, फिर खुद में ही बड़बड़ाया, ये लड़का पता नहीं कैसा मर्द है, औरतों के पल्लू से बंधा हुआ, पहले अपनी माँ के पीछे अब अपनी बीवी के पीछे। चाय की ट्रे लेकर आता मधुर उसकी बड़बड़ाहट सुनकर हल्का सा हंसकर बोला, असली मर्द वो होता है जो औरतों को दबाने की कोशिश ना करे, बल्कि उन्हें अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रोत्साहित करता हो, वो असली मर्द कहलाता है। कहकर उसने चाय की प्याली गिरिराज जी की तरफ बढ़ाई तो वो चिढ़कर बोला, तू एक काम कर, अपनी माँ की चूड़ियाँ लेकर पहन ले। कहकर वो दंदनाता हुआ अपने कमरे में घुस गया और एक तेज आवाज़ के साथ रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। मधुर ने अफ़सोस से अपना सिर झटका और शीला की तरफ आकर बोला, आप तो मेरे हाथों की चाय टेस्ट करेंगे ना? पर तेरे पापा? शीला अपने पति की ज़िद अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर वो एक बार अपनी ज़िद पर अड़ जाए तो अपनी ज़िद मनवाने के लिए कुछ भी कर गुज़र सकते हैं। उसने अपनी शादी में भी उसकी ज़िद देखी थी। माँ-बाप के प्यार के आगे उस दिन उसकी ज़िद कमज़ोर ज़रूर पड़ी थी, पर उसने अपनी ज़िद छोड़ी नहीं थी। तभी तो शीला एक पत्नी को जो प्यार और सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए आज तक तरसती हुई आई थी। वो मान जाएँगे मम्मा, वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तो वो फीका-सा मुस्कुरा दी। उसे अपनी माँ के होठों पर मायूसी ज़रा भी नहीं भाती थी। वही शीला इस वजह से मुस्कुरा दी क्योंकि वह अपने बेटे को और परेशान नहीं करना चाहती थी। पीकर बताइए कि कितनी लाजवाब चाय बनाता है आपका बेटा। वो सैफ की तरह उसके सामने चाय सर्व करता हुआ बोला।
उसने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथों में थाम ली। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।